नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज आपसे बात करूंगा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर जो आजकल सोशल मीडिया में बहुत सुर्खियों में है और जिस पर बिला वजह का एक वाद-विवाद पैदा किया जा रहा है। और ये विषय है कि हमारे संविधान के असली निर्माता, रचयिता, वास्तुशास्त्री कौन हैं? हू इज़ द रियल आर्किटेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? वो डॉक्टर आम्बेडकर हैं या सर बी.एन. राव हैं? जैसा कि आपको पता है कि सर बी.एन. राव ही वाज एन एमिनेंट जूरिस्ट एंड अ वेरी रिनाउंड सिविल सर्वेंट और जुलाई 1946 में वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सेक्रेटरी कम लीगल एडवाइजर अपॉइंट हुए थे और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बनाने में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस जमाने में ब्रिटिश सरकार के सिविल सर्वेंट के रूप में उन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1935 को ड्राफ्ट करने में जिस काबिलियत, जिस सलाहियत के साथ काम किया था, तो ज़ाहिर-सी बात है जब हमारा संविधान बनने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, तो उनको संविधान सभा का सचिव और विधिक सलाहकार भी बनाया गया। हालाँकि शुरुआती तौर पर वो इसके लिए राज़ी नहीं थे, लेकिन फिर सरदार पटेल के कहने पर वो उसको मानने के लिए तैयार हुए। और उन्होंने जब भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया में अपने योगदान की शुरुआत की, तो उन्होंने अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान और जो जर्मनी का वीमर संविधान था, उसका बड़ा गहन शोध और अध्ययन किया, उसके बारे में बड़ी रिसर्च की, ताकि वो भारत के संविधान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने बहुत सारे विश्वविख्यात एमिनेंट जूरिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट से भी बात किया, जिसमें हेरोल्ड लास्की, प्रोफेसर हेरोल्ड लास्की और फ्रैंकफर्टर, फेलिक्स फ्रैंकफर्टर का नाम लिया जाता है। बहुत ही मेहनत, पुरुषार्थ, परिश्रम से उन्होंने भारत के संविधान का कानूनी ढांचा तैयार किया और अक्टूबर 1947 में उसे संविधान सभा में पेश भी कर दिया, जिसमें 243 आर्टिकल्स और 13 शेड्यूल्स थे। जी हाँ, 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां। बस यहीं पर सर बी.एन. राव की जो भूमिका थी वो खत्म होती है और यहां से डॉक्टर अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका शुरू होती है। सर बी.एन. राव ने एक बहुत ही मजबूत और खूबसूरत बुनियाद रखी, जिस पर एक बहुत शानदार इमारत डॉक्टर अंबेडकर ने तैयार की। सर बी.एन. राव ने हमारे संविधान का कानूनी ढांचा तैयार किया, लेकिन उस कानूनी ढांचे को अंतिम रूप, संवैधानिक स्वीकृति और राजनीतिक दस्तावेज के रूप में, कानूनी दस्तावेज के रूप में बदला डॉक्टर अंबेडकर ने। याद रखिए, सर बी.एन. राव को संविधान सभा में मतदान देने का अधिकार नहीं था और वो संविधान सभा में बैठते नहीं थे। वहां पर संविधान को क्लॉज बाय क्लॉज, पैरा बाय पैरा पढ़ना और उसके बाद उस पर डिबेट करना, उस पर बहस करवा करके उसको संविधान सभा में अलग अलग मुख्तलिफ विचारों के लोगों के बीच तबादला ख्याल करना, फिर उसकी मौजूदगी, उसकी स्वीकृति को अंतिम रूप तक, परिणत तक ले जाना, ये काम डॉक्टर अंबेडकर ने ही किया था। और डॉक्टर अंबेडकर बल्कि संविधान सभा में जो अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लोग थे और जिस तरीके की उस समय की परिस्थितियां थीं, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था, चारों तरफ कत्ल गारत, खून खराबा, हिंसा, आगजनी का माहौल था और महात्मा गांधी की हत्या हो चुकी थी। देश में अमन व अमान कायम नहीं हो पा रहा था, सांप्रदायिक हिंसा चरम पर थी, हजारों लाखों लोग शरणार्थी के रूप में भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत आ जा रहे थे और ऐसे वक्त में हमारे दक्षिण भारत के इलाकों में लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल मूवमेंट भी शुरू हो चुका था। ऐसे विभाजित, अशांत और इतने ज़्यादा विप्लव, उथल पुथल भरे माहौल में संविधान को एक राजनीतिक स्वीकृति दिलवा पाना, ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर ही कर सकते थे। उनकी विद्वता, उनका कानून के प्रति उनकी समझ और देश के प्रति उनकी निष्ठा और लगन ने जिस तरीके से संविधान सभा में उन्होंने एक एक करके
सारे प्रावधानों को पढ़ा और उस पर बहस की और उसको अनुच्छेदवार, अनुसूचीवार एक-एक करके संविधान सभा में विचार विमर्श करने के पश्चात उसको संविधान का अटूट हिस्सा बना लिया। ये और बात है, चुपचाप खड़े रहते हैं। ये और बात है, चुपचाप खड़े रहते हैं। जो लोग बड़े हैं, वो बड़े रहते हैं। और इसलिए डॉक्टर आंबेडकर ने खुद संविधान सभा में सर बीएन राव की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए, सराहना करते हुए ये कहा कि जिस संविधान के निर्माण का श्रेय मुझे दिया जा रहा है, दरअसल इसके हकदार, इसके अधिकार रखने वाले बीएन राव साहब हैं। और उन्होंने बीएन राव साहब को इसका श्रेय दिया। लेकिन आज की जो बहस है, वो दोनों के बीच ऐसा संविधान सभा में जिस तरीके की उनकी भूमिकाएं रहीं, जिस तरीके से उनका काम रहा और जो आज सोशल मीडिया में बहस चल रही है, वो एक दूसरे को लघुता प्रदान करती है, छोटा रूप देती है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि दोनों की भूमिकाएं अलग-अलग थीं। दोनों का महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन डॉक्टर आंबेडकर ने जिस व्यापक राजनीतिक स्वीकृति दिलाने में संविधान सभा को एक उस संविधान की स्वीकृति में भूमिका निभाई, वो अपने आप में अद्वितीय, अप्रतिम, अद्भुत, अविस्मरणीय है, आदर्श है, आदरणीय है। और एक बात और समझनी होगी आपको कि जब हम डॉक्टर आंबेडकर जैसे लोगों की तारीफ के बारे में कुछ कहते हैं, तो सूरज को दिया की रोशनी दिखाने के बराबर होता है। वो हमारे संविधान की बुनियाद है। और इसलिए फिर से राहत इंदौरी साहब याद आते हैं। चिरागों को उछाला जा रहा है, हवा पे रौब डाला जा रहा है, हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, हमें घर से निकाला जा रहा है। ये बहस का कोई मतलब नहीं है जो सोशल मीडिया में चल रही है। ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के फेर में दरअसल आप देश के ऐसे बड़े महापुरुषों को लघुता प्रदान करने की जो कोशिश करते हैं, उसमें आपका ही स्वरूप बौना हो जाता है, आपकी स्वरूप और सोच बौनी हो जाती है और आपका कद घटता है। हमें दोनों को समझना होगा और जानना होगा कि उनकी भूमिकाएं क्या रहीं, कैसे रहीं। और इसलिए मैंने जब सोशल मीडिया में इन दोनों इस बहस पर ये विचार विमर्श देखा कि संविधान निर्माण में भूमिका किसकी थी, देश में संविधान का निर्माता किसे कहा जाए, सर बीएन राव ने बनाया या डॉक्टर आंबेडकर साहब ने बनाया, तो मुझे लगा कि ज़रूरत इस बात की है कि एक संविधान का विद्यार्थी होने के नाते, लोक प्रशासन का विद्यार्थी होने के नाते और देश का एक साधारण नागरिक होने के नाते जो भी मेरी थोड़ी बहुत सोच समझ अब तक पढ़ाई लिखाई इस विषय पर हो पाई है, मैं कम से कम लोगों तक अपनी बात पहुंचाऊं, अपने छात्र छात्राओं तक, सिविल सेवा की तैयारी करने वालों के लिए, न्यायिक सेवा की तैयारी करने वालों के लिए और देश के तमाम कोटि-कोटि नागरिकों के लिए जो कि वास्तविकता से परिचित हो सकें, जान सकें कि सर बीएन राव ने क्या काम किया और डॉक्टर आंबेडकर ने क्या काम किया। इसी श्रद्धावनत प्रयास के साथ, छोटे से प्रयास के साथ अपने दोनों विद्वानों के समक्ष भारत के दो महान सपूतों को भावभीनी, आदरणीय मनोभावनाओं के साथ मैं प्रयास कर रहा हूं चीज़ों को समझाने का और इसलिए मैंने सोचा कि इस पर मुझे कुछ बात सोशल मीडिया के ही सामने रखना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का संविधान सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है और किसी भी देश का संविधान उस देश का सर्वोच्च कानून, सर्वोच्च विधि होती है और इसे सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया या भारत का सर्वोच्च कानून कहते हैं। It lays down the framework for defining fundamental political principles, establishing the structure, procedures, powers and duties of the government. इससे मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने वाला ढांचा निर्धारित किया जाता है। सरकार की संरचना, प्रक्रियाएं, शक्तियां और कर्तव्य स्थापित किया जाता है। It spells out the fundamental rights, directive principles and duties of citizens.
यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों, निर्देशों, सिद्धांतों और कर्तव्यों का वर्णन करता है। एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सिटीजन एंड स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड इट्स पीपल। तो संविधान जो है किसी भी देश का, उसके अपने नागरिकों और राज्य के बीच का एक संविदा, एक ऐसा स्वरूप होता है जो राज्य और उसके लोगों के संबंधों को परिभाषित और निर्धारित करता है। और इसलिए अगर हम बात करें तो जो भारत की संविधान सभा है, उसमें जब हमारे देश की संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उसमें सबसे वरिष्ठतम सदस्य होने के नाते स्वाभाविक रूप से अध्यक्ष चुने गए और उनका नाम आचार्य कृपलानी ने प्रस्तुत किया। लेकिन बाद में 2 दिन बाद फिर उस पर विधिवत चुनाव हुए 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946, और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका अध्यक्ष संविधान सभा का चुना गया विधिवत। He was legally and formally appointed and elected as the president of the Constituent Assembly, और वाइस प्रेसिडेंट श्री हिरेन कुमार मुखर्जी, HC मुखर्जी बनाए गए। और इसी के साथ साथ सर BN राव को 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का लीगल एडवाइजर और सेक्रेटरी बनाया गया। और डॉक्टर अंबेडकर हमारे संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरपर्सन बने। और इस तरीके से हमारे संविधान की एक लंबी प्रक्रिया बनने की शुरू हुई। उसमें फंडामेंटल राइट्स को लेकर, यूनियन पावर्स कमेटी को लेकर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को लेकर के 2 साल 11 महीने 17 दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हुआ। और अगर हम देखें तो 1946 में 9 दिसंबर 1946 द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया मीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की बैठक हुई। एंड 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेइंग आउट द आइडियल्स ऑफ सॉवरेनिटी, डेमोक्रेसी एंड जस्टिस व्हिच बिकेम प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और यही 13 दिसंबर 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू ने संप्रभुता, लोकतंत्र और न्याय के आदर्शों को रेखांकित करते हुए उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, वही हमारे संविधान सभा ने उसे प्रस्तावना के रूप में बाद में स्वीकार कर लिया। और ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, दीज लाइन्स आर ट्रूली प्रोफेटिक। ये पंक्तियां मसीहाई हैं, हम भारत के लोग। और ये नेहरू जी ने जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर डिक्लेरेशन है, वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, वहां से प्रेरित होकर के ये वाक्य लिया था। एंड सर BN राव इज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू हेल्प प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट। और सर BN राव को एक व्यापक मसौदा तैयार करने में मदद के लिए संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 1947 Rao begins drafting the constitution, studying other countries' constitutions such as USA, UK, Ireland, Canada, Australia. And Rao completes his initial draft called the Rao draft in October 1947. This draft included fundamental rights, the parliamentary system, federal structure, and an independent judiciary. Rao's draft is then circulated to provincial governments and experts for the feedback. 1947 में राव ने अपना संविधान का मसौदा तैयार किया और जुलाई 1947 में राव ने बहुत सारे देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि के संविधानों का अध्ययन करते हुए संविधान का मसौदा तैयार करना शुरू किया। और अक्टूबर 1947 में राव ने अपना प्रारंभिक मसौदा, जिसे राव मसौदा कहते हैं, उसे पूरा कर लिया। इस मसौदे में मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, संघीय ढांचा और एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी शामिल थी। राव के मसौदे को फिर प्रांतीय सरकारों
और विशेषज्ञों को प्रतिक्रिया, उनसे फीडबैक, उनका रिस्पांस लेने के लिए भेजा गया। ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, स्वीकृत किया गया, वो सिर्फ संविधान सभा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उस समय हमारे देश में जितनी प्रोविंशियल असेंबलीज बन चुकी थी, काम कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूट की जा चुकी थी, उन प्रांतीय विधानसभाओं में भी इसका मसौदा भेजा गया ताकि उनसे भी फीडबैक और रिस्पांस, सजेशंस वगैरह, उनका इनपुट, उनकी जानकारी, उनका जो भी कहना मत है, वो भी उनका सुझाव लिया जा सके। और इस तरीके से हमारा संविधान बनाने में एक लंबी और बड़ी सुस्थापित प्रक्रिया का पालन किया गया। August 29, 1947, drafting committee was formed, and this drafting committee was headed by Dr. Ambedkar. And the other members in this drafting committee were Alladi Krishna Swami Iyer, A.K. Swami Iyer, Kanhaiya Lal Manik Lal Munshi, N. Gopala Swami Iyengar, and other members. तो ये संविधान सभा जो थी, ये 29 अगस्त 1947 को इसमें प्रारूप समिति का गठन किया गया, यानी वो समिति जो संविधान के अलग अलग प्रावधानों को, अनुच्छेदों को, अनुसूचियों को मिला करके एक सिंगल कॉन्क्रीट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, एकत्रित, संकलित और संगठित स्वरूप देने का काम करने वाली थी। और डॉक्टर B.R. अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की इसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। Now, after reviewing Rao's version and suggestions from assembly committees, the drafting committee prepares a first draft constitution in February 1948. तो राव के संस्करण और विधानसभा समितियों के सुझावों की समीक्षा के बाद, यानी जो हमारी संविधान सभा की तमाम और समितियां थी, उनके द्वारा जो कुछ सुझाव दिए गए, प्रारूप समिति ने संविधान का पहला मसौदा फरवरी 1948 में तैयार किया। This draft is published for public comment. Around 7,600 suggestions were received from the public and experts. Now again, this is to be noted that this criticism against our constitution, that there was no referendum, that there was no suggestions from the common man, that it did not solicit opinion from the experts and commoners outside the Constituent Assembly, is also not true. This criticism does not hold good. It is not valid criticism. तो ये जो आलोचना की जाती है कि हमारे संविधान बनने की प्रक्रिया में इस देश के संविधान सभा के बाहर जो हमारे साधारण नागरिक लोग थे, या अन्य विशेषज्ञ जो संविधान सभा में नहीं थे, या जो अन्य संविधान के विशेषज्ञ या कानून के जानकार थे, उनसे कोई सलाह मशवरा परामर्श नहीं किया गया, उनके सुझाव नहीं लिए गए, तो ये भी बात सही नहीं है। ये आलोचना त्रुटिपूर्ण है, गलत है। यह मसौदा जनता की टिप्पणी के लिए प्रकाशित किया गया। जनता और विशेषज्ञों से लगभग 7,600 सुझाव भी प्राप्त हुए। Now in October 1948, revised draft was prepared. After incorporating revisions, Ambedkar and his committee prepared the second draft constitution in October 1948. This is formally introduced in the Constituent Assembly for clause by clause, para by para, section by section, article by article, debate and discussion. तो अक्टूबर 1948 में जो संशोधित मसौदा तैयार हुआ, उसमें बहुत सारे परिष्कार, परिमार्जन, परिवर्तन करने के बाद जो संशोधित प्रारूप बनकर के सामने आया, वो संशोधनों को शामिल करने के बाद अंबेडकर साहब और उनकी समिति ने संविधान का दूसरा मसौदा अक्टूबर 1948 में तैयार किया। इसे ही संविधान सभा में खंड दर खंड, अनुच्छेद दर अनुच्छेद, पैरा बाई पैरा बहस के लिए औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया। और यहां पर डॉक्टर अंबेडकर की विद्वता, कानून की समझ और संविधान सभा में सबको साथ लेकर एक राजनीतिक सहमति और स्वीकृति बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। सर B.N. Rao was not a politically or elected representative
of the people or the assembly. He was a civil servant and a great eminent jurist, no doubt about it. But he had no mandate of the people. He was not elected. तो आपको ये समझना होगा कि बीएन राव कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं थे। वो विद्वान थे, मनीषी थे, विधि विशेषज्ञ थे, सिविल सेवा के उच्च अधिकारी थे और उनके पास कोई जनमत जनादेश नहीं था। उन्होंने पहले भी 1935 के संविधान भारत सरकार अधिनियम को बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका योगदान संविधान का कानूनी आधार तैयार करना था। एंड from 1948 to 1949, Constituent Assembly debates were held over 165 days of discussion, spread across 2 years, 11 months and 18 days. Members debated and amended almost every article. And Ambedkar, as chairman of the drafting committee, had to explain, defend and refine provisions throughout this very long ordeal, long drawn process. तो 1948 से 49 के बीच में संविधान सभा की जो बहसें हुई उसमें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में 165 दिनों से ज्यादा समय तक चली चर्चा में सदस्यों ने लगभग हर अनुच्छेद पर बहस की और उसमें संशोधन किया और अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने इस बहुत सुदीर्घ सुस्थापित लंबी प्रक्रिया के दौरान प्रावधानों की व्याख्या की, बचाव किया, शोधन, परिष्कार, परिमार्जन, परिशुद्धिकरण जहां जो आवश्यक था वो किया। ये बहुत बड़ी बात थी। एंड ऑन November 26, 1949, adoption of the Constitution. The final draft on 26 November 1949, the Constitution of India was adopted by our Constituent Assembly, and that is why 26 November is celebrated as the Constitution Day every year. तो इसी दिन 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। And Dr. Rajendra Prasad, the President of the Assembly, signed the Constitution. और संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से इसे स्वीकृत किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। और इसलिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष हमारे देश में अब संविधान दिवस के रूप में बनाया जाता है। So, Sir B.N. Rao laid the foundation and provided comparative constitutional wisdom. So, B.N. Rao and Dr. Ambedkar were complementary to each other, not competing or contradictory to each other. They completed each other. तो अब आप देखें कि बीएन राव उन्होंने संविधान की नींव रखी और तुलनात्मक संवैधानिक ज्ञान और आधार प्रदान किया। तो बीएन राव और डॉक्टर अंबेडकर एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं हैं, प्रतिपूरक हैं, संपूरक हैं। उनमें प्रतिद्वंद्विता नहीं है, उनमें एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करने की भावना है। And Dr. Ambedkar gave the final form, structure and legal brilliance, hence called the chief architect, father of Indian Constitution. और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उन्होंने इस अंतिम रूप, संरचना और कानूनी उत्कृष्टता प्रदान की, इसलिए उन्हें मुख्य वास्तुकार कहा जाता है और संविधान का जनक पिता, वास्तुशास्त्री कहा जाता है। B.N. Rao, his position was constitutional advisor to the Constituent Assembly, appointed in July 1946, as I had already told you. As you know, मैंने आपको पहले बताया कि B.N. Rao जो है वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जुलाई 1946 में नियुक्त हुए और उन्होंने अक्टूबर 1947 तक संविधान का प्रारंभिक स्वरूप तैयार कर दिया।
जिसे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन या राउ ड्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये मैं आपको अभी बता चुका हूं। Whereas Dr. Ambedkar, he was chairman of the drafting committee appointed 29th August 1947। तो जो प्रारूप समिति जिसका निर्माण गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, उसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। अंबेडकर रिवाइज्ड, एडिटेड एंड रीड्राफ्टेड राउज वर्जन, incorporating changes suggested by Constituent Assembly debates, committees and subcommittees. He ensured coherence, clarity, legal wisdom and soundness in the final document. तो अंबेडकर ने राव के संस्करण को संशोधित, संपादित, परिष्कृत, परिमार्जित और पुनर्निर्मित किया, जिसमें संविधान सभा की बहसों, समितियों और उपसमितियों द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को शामिल किया गया। उन्होंने अंतिम दस्तावेज में सुसंगतता, स्पष्टता और कानूनी सुदृढ़ता सुनिश्चित की। डॉक्टर अंबेडकर introduced new concepts and made major improvements. Example, the directive principles of state policy, fundamental rights refinements, and administrative machinery. Ambedkar defended every clause in the Constituent Assembly, skillfully guiding discussions and incorporating suggestions. For this reason, he is often called the chief architect of the Indian Constitution. डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में कई नई अवधारणाएं प्रस्तुत की और कई बड़े सुधार किए, जैसे राज्य के नीति निदेशक तत्व, मौलिक अधिकारों में सुधार और प्रशासनिक व्यवस्था। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में हर खंड का बचाव किया, पक्ष रखा, उसे प्रस्तुत किया और कुशलतापूर्वक चर्चाओं का जवाब दिया, मार्गदर्शन किया और सुझावों को शामिल किया। इसी कारण उन्हें प्रायः भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। तो अब अगर आप देखें तो दोनों के बीच की हम तुलनात्मक भूमिका का अध्ययन कर सकते हैं। वी कैन मेक अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ देयर रोल एंड कंट्रीब्यूशन। सर बी एन राव was a constitutional advisor. Dr. Ambedkar, chairman, drafting committee. B.N. Rao prepared initial draft and comparative framework. Dr. Ambedkar revised, finalized, and presented the adopted constitution. Sir B.N. Rao played technical and advisory role, whereas Dr. Ambedkar played political, legal, and representative role. B.N. Rao drafted the groundwork and Dr. Ambedkar became the chief architect who finalized it. तो ये दोनों के भूमिकाओं का हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और इसलिए हम कह सकते हैं कि बी.एन. राव और डॉक्टर अंबेडकर दोनों ने मिलकर भारत के संविधान को बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन दोनों के लिए राष्ट्र कृतज्ञ है और अपने इन दोनों महान सपूतों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करता है और कृपा करके इन दोनों के बीच किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंद्विता या प्रतियोगिता को जन्म देने का प्रयास न करें। दोनों की भूमिकाओं को समझें। भारत के एक साधारण नागरिक होने के नाते और लोक प्रशासन तथा संविधान का एक विद्यार्थी होने के नाते मेरी जो भी थोड़ी बहुत सोच समझ अब तक विकसित हो पाई है, जो भी थोड़ा बहुत मैंने अध्ययन किया है, उसके आधार पर देश के इन दो महान सपूतों को विनम्र श्रद्धांजलि, इनके प्रति आदरपूर्वक नमन और स्मरण। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका इस देश के संविधान के
अंतिम रूप से स्वीकृति, संगठित और विधिक परिणति तक पहुंचाने में जो असाधारण योगदान, अप्रतिम, अद्वितीय, अद्भुत कौशल और प्रतिभा का जो प्रदर्शन है, राष्ट्र उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगा। जय हिंद, जय भारत।